दोस्तों नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 10th क्लास हिंदी वार्षिक क्वेश्चन पेपर जो 2024 में आने की पूरी संभावनाएं हैं। 3 घंटे का समय रहेगा आपका और जो इसमें पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का। 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे जो 30 नंबर की रहेंगे। ऐसे ही 6 से क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे जिनकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। और 18 से 20 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 अंकीय हैं, उनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। और 21 से 23 तक 4 अंकीय प्रश्न हैं जिनकी शब्द सीमा 120 है। और वहीं 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों के अंतर्गत विकल्प दिए गए हैं। इनमें 6 से लेकर 23 तक आपको अथवा के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जिनको आपको करना रहेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रयोगवाद के कवि हैं तो इसमें बी आंसर सही है, आगे। अगला है सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं तो 11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम मोतीलाल। किसी कार्य का करने या बोध होने कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं क्रिया। भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे तो वो 500 उनकी संख्या बतानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरना है हमें। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, इसका सही आंसर होगा व्याकुल। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को क्या कहती हैं तो उसमें भरना होगा हमें विभाव। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं तो उसमें छंद भरना है हमें। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत है, ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने ना होने का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह खाली स्थान नदी है तो तीस्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनानी है जो 6 नंबर की है। आत्मकथा कविता तो आत्मकथा कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। नंबर 2, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, डा नंबर का ऑप्शन है जो सही होगा। उपन्यास के तत्व तो उपन्यास के तत्व होते हैं 6। एक प्लेट सैलाव तो एक प्लेट सैलाव लिखी है मन्नू भंडारी जी ने। जो मीठी वाणी बोलता हो तो उसे बोलते हैं हम मृदुभाषी। और साना साना हाथ जोड़ी तो इसके रचनाकार हैं मधु कांकरिया। चलो दोस्तों एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। अब इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है तो हमें पता है कि मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है। और आलम्बन के अंगों का नाम लिखना है हमें। मानिए आलम्बन के अंगों के नाम है आश्रय और विषय। अगला क्वेश्चन है संस्कृत विषय से आशय अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करने वाले व्यक्ति से है। अब द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं तो दोनों पद प्रधान होते हैं। आम के आम गुठलियों के दम लोकोक्ति का अर्थ बताना था तो हमें इसमें होता है दोहरा लाभ होना। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था तो उसमें पिसी हुई हल्दी लगाई थी। ठीक है दोस्तों, अब सत्ता सत्य देखते हैं। पहला है सत्ता सत्य में फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है तो ये सत्य है। दूसरा, किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन अनुयुक्ति अलंकार में होता है तो दोस्तों ये अतिशयोक्ति अलंकार में होता है इसलिए ये गलत है। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, नहीं बांसुरी के लिए नहीं जाने जाते, वो तो शहनाई वादक थे तो ये भी गलत है। 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं, ये गलत है। संधि तो 2 शब्दों का मेल है। और गंतुक का अर्थ पहाड़ है, ये सत्य है। आज्ञा विज्ञान के विद्यार्थी रहे, ये भी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें है हिंदी पद्य साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया है, संबंध में इनकी समयावधि लिखिए तो इसका उत्तर दोस्तों तो पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। काल के नाम इस प्रकार हैं। आदिकाल है वीरगाथा काल जिनकी समय अवधि है संबंध 1050 से संबंध 1375 ईस्वी तक।
दूसरा है भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, इसका इसका संबंध 1375 से संबंध 1700 तक। रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, संबंध 1700 से संबंध 1900 तक। आधुनिक काल, संबंध 1900 से अब तक। अब जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो इसकी अथवा का भी हम देख सकते हैं। अथवा में दिया है 6 नंबर के क्वेश्चन में, प्रगतिवादी कोई दो कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा प्रगतिवादी कवि के नाम और उनकी रचनाएं। तो हम देख लेते हैं नागार्जुन जी, उनकी रचना है युगधारा। नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है युग की गंगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सरल लगा हमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सूर्यदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उनकी दो रचनाएं लिखनी है और भाव पक्ष लिखना है। तो इनमें से इनका उत्तर हम देखते हैं। जिन बच्चों को जो अच्छा लगे वो याद कर ले। देखिए सूरदास जी की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, या आपको जो सरल लगे वो और आप याद कर सकती हैं अपने हिसाब से, कोई भी दो रचना है। अब देखते हैं भाव पक्ष। सूर को यानी सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है और इनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। तो भाव पक्ष सरल है, इसमें आप लिख देंगे वात्सल रस के सम्राट हैं, वियोग श्रृंगार में मार्मिकता के साथ पेश किया है और इनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। अब अथवा का देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इनकी रचना है अनामिका, कुकुरमुत्ता। इनका भाव पक्ष है निराला की कविता में प्रेम सौंदर्य का मोहक चित्रण मिलता है। अच्छा अभी देखा था आपने सूरदास जी के में वात्सल्य का वर्णन है, तो इनके में प्रेम का मोहक चित्रण है। निराला ने अपनी रचना में प्रकृति की सजीवता को अंकित किया है और निराला जी का काव्य में देश प्रेम और राष्ट्रता की भावना से ओतप्रोत है और एक नई जो हमें एक नई राह प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनकी असीम प्रेम आनंद से वंचित रहे, इसलिए वह वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यवान है। यही व्यंग भाग्यवान कहने में निहित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा भी देख लेते हैं हम। तो अथवा का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं बतानी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, सबको आता है। देखते हैं। देखिए राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम स्वभाव से मृदुभाषी, कोमल और विनम्र है। नंबर 2, राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, कवि चाहता है व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं, इसलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। अब अथवा देख लेते हैं 9 नंबर का। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा इसलिए कहा है क्योंकि फसलों को उपजाने में केवल बीज, खाद, पानी, सूर्य और हवा का ही संयोग नहीं, अपितु उसे उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए काव्य की परिभाषा एवं उनके भेद लिखना है। तो इसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य जिसे हम देखते हैं और श्रव्य काव्य जिसे हम सुनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देखते हैं। करुण रस की परिभाषा लिखिए। करुण रस की परिभाषा है, करुण रस
करुण रस का स्थायी भाव सुख है। सहृदय के हृदय में स्थित सुख नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, आए रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। क्वेश्चन नंबर 11, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में कोई दो अंतर लिखना है। तो देखते हैं उत्तर। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं। वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम होता है। मात्रक छंद, मात्रक छंद मात्राओं की गणना पर आधारित होता है और मात्रक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम नहीं होता है। दैट्स ऑल। अब अथवा देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। तो मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, अर्थात इनकी तुलना जब मानव से की जाती है या उन्हें मानवीय व्यवहार करता दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम और उनकी कहानी लिखिए। देखते हैं। तो कहानीकारों के नाम हैं प्रेमचंद, जिनकी कहानी है कफन और ईदगाह। दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी रचना है उसने कहा था और सुखमय जीवन। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है इसका अथवा जीवनी और आत्मकथा में अंतर देखना है। तो जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है और जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती हैं। अब आत्मकथा, आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन व्रत को स्वयं लिखता है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं प्रभा अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली लिखनी है। ठीक है, देख लेते हैं। अब स्वयं प्रकाश जी की दो रचनाएं, सूरज कब निकलेगा और बीच में विनय या अन्य कोई दो सही रचनाएं। भाषा शैली, स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक है। वे विषय की ऊपरी सतह की बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक किस्सा गोई शैली एवं मध्य वर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। और अथवा का जो क्वेश्चन है आपका मन्नू भंडारी जी के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। रचनाएं, महाभोज, आपका बंटी या अन्य कोई दो सही रचनाएं। भाषा शैली, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। उनकी रचना में तत्सम तद्भाव देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भावनात्मकता का वर्णन संस्मरणात्मक तथा संवाद शैली के रूप में अपनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। अथवा का क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। वेशभूषा से भगत साधु लगते थे। उनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कम्बल ओढ़ लेती थी तथा मधुर स्वर में भजन गाती फिरती थी। अब क्वेश्चन नंबर 15, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा?
लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा है। पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रस्त हो गईं। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा भी उनमें देश प्रेम की भावनाओं का भी निर्माण हुआ था। अब प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो शहनाई मंगल ध्वनि का भाग। भारत में जितनी भी शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीली शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। संसार भर में प्रसिद्ध और जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो देख, जो संसार भर में प्रसिद्ध है उसे विश्वविख्यात कहते हैं, और जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहते हैं। और इसका अथवा भी देख लेते हैं। संधि और समास में अंतर। तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। संधि 3 प्रकार की हैं और समास 6 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख ले। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें छूकर, चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, उनकी पसंद के कार्य करके, उनकी पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक आज्ञा का यह अनुभव था कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है, क्योंकि हिरोशिमा के घटित दृश्यों को देखकर उनकी आत्मा में ज्वलंत प्रकाश आया, उनकी विवशता जागी और भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना में आ गई। फिर उन्होंने एक दिन हिरोशिमा की घटना पर कविता रच डाली। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सवार, धनहु सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। तो इसका संदर्भ है, पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, कवि हैं तुलसीदास जी। प्रसंग है इसमें प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण की व्यंग भरे उत्तर देने पर परशुराम की प्रतिक्रिया का वर्णन है। भावार्थ में काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर सविवेक से मूल्यांकन अंक प्रदान किए जाएंगे। अब इसका जो अथवा का क्वेश्चन है, फसल क्या है और मिट्टी का गुणधर्म क्या है? तो उस पाठ का नाम है फसल, कवि है नागार्जुन। प्रसंग है उसमें प्रस्तुत काव्यांश में फसल और उनके उगने की सम्मिलित प्रभाव का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है हमें। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण। तो इसका हमें, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनका हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं लेख यशपाल। और इसमें इसका प्रसंग है गद्यांश में लेखक खाली बैठकर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर उसी का वर्णन कर रहा है। अब उसकी जो व्याख्या है विद्यार्थी अपने अनुसार कर दे। और जो 19 का अथवा है, संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज डॉट डॉट संस्कृत नहीं कहला सकता है। तो इस पाठ का नाम संस्कृति और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यानंद। और इसका जो प्रसंग है संस्कृत और सभ्य व्यक्तियों के बारे में बताया है। मूल्यांकन अपने हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते।
क्वेश्चन नंबर 20, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। अथवा में महंगाई की समस्या पर पिता और पुत्री के मध्य संवाद, तो ये आप अपने स्वविवेक से करेंगे। और 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इसमें हम एक गद्यांश पढ़ लेंगे। और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाती, मुनिगण से सबरी की कुटिया तक आए, प्रेम के मधुबन से। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, इसका शीर्षक है सबरी। और दूसरे नंबर का आंसर है सबरी की कुटिया में प्रभु राम आए हैं। और तीसरा नंबर, उपयुक्त काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन अंक प्रदान करें। और जो आप गद्यांश का जो है शीर्षक, उसमें प्रकृति है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में मनुष्य की पालिका और पोषिका है, उसके नियम तोड़ने से पर्यावरण संबंधी अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। अब इनमें आपको एक एक अंक की जो औपचारिक पत्र हैं, इनको लिखना है आपको संबोधन लिखने पर। तो 22 नंबर, अपने वार्ड में गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को दरखास्त लिखनी है। साथ ही अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराती हुई अपने पिताजी को पत्र लिखना है। तो ये तो सबको याद ही रहती हैं एप्लीकेशन। और 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें निबंध की रूपरेखा बनानी है और लिखना है। तो इस टॉपिक में आप निबंध लिख देंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा मित्रों। इसके लिए आप अपने इस पेपर को अच्छे से याद कर लें और जिस